मैं 20 रुपए से करता हूँ तो 6 लाख रुपए हो जाएगा। यहाँ पे 30 रुपए से गया तो 9 लाख रुपए हो जाएगा। केले की फसल ना बहुत ही कमाल की फसल है। 10-11 महीने के अंदर ये हार्वेस्टिंग हो जाती है और ये बहुत ही तगड़ा उत्पादन देती है। दुनिया में सबसे ज्यादा केले की खेती हमारे भारत देश में की जाती है। केले की फसल ऐसी है दोस्तों, जब आप एक बार लगाते हैं तो आप उसमें 2-3 फसल ले सकते हैं। 17-18 महीने में आपके 2 फसल हो जाएंगे दोस्तों। हार्वेस्टिंग कैसे होता है सिंपल में बताता हूँ। तो ऊपर से सीधा कट किया जाता है, पूरे बंच को खेत से बाहर ले जाया जाता है। बाहर एक पूरा सेटअप लगाया जाता है, वहाँ पे इसकी फनी जो है एक 6 12 केला 6 केला निकाले जाते हैं कट करके। तो आप पूरा 10 महीना इसको ग्रो करते हैं तो एक बंच मिनिमम 30 किलो का हो सकता है दोस्तों। एक्सपोर्ट के लिए ज्यादातर किया जाता है ग्रैंड 9 और रोबोस्टा। रेड कलर का भी केला होता है, बाहर से लाल होता है। ब्लू जावा एक नाम की वैरायटी आती है जिसमें केला ब्लू कलर का ऊपर से होता है, ज्यादा डार्क ब्लू नहीं होता है, हल्का ब्लू होता है। 12 महीना आप प्लांटेशन इसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ठंडी के पहले आपका हार्वेस्टिंग हो जाए इस हिसाब से लगाइएगा। 7x5 पे लगाना चाहिए केले को। दोनों साइड से ड्रिप चाहिए क्योंकि दोनों साइड से पानी जाएगा। दोनों साइड से जब हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स डालेंगे वो जाएगा और ग्रोथ अच्छी होगी। जितना सूर्य प्रकाश इसको आप देंगे उतनी अच्छी फसल ग्रो करती है। पूरे फार्म में इसको कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि इन्होंने जो ये गर्थ का डेवलपमेंट किया है ये काफी अच्छा किया है। ये देखिए, इसको कोका बोलते हैं, इसकी सब्जी भी की जाती है। ये G9 केला है, देखिए कितनी फनी है इसमें। अगर हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी करनी है, मार्केट में हमें उच्च क्वालिटी यानी कि अच्छा क्वालिटी का हमें हमारा केला बेचना है तो ये बैगिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में जो है मुझे लगता है 1% भी लोग नहीं होंगे जो सॉइल टेस्टिंग करते होंगे। इसमें हमारा थोड़ा सा ध्यान भी नहीं है। हमारा खाली ध्यान है कि 1 एकड़ में इतना पैसा मिलेगा, 1 एकड़ में हमें इतना लगाना है, 1 एकड़ में ऐसा होगा, हमें ये काम करना है, वो काम करना है। स्वागत है आपका हमारे इस नए सीरीज में जिसका नाम है कैश क्रॉप। इस सीरीज में हम अलग अलग फसलों के ऊपर वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पैसा कमाने के लिए आपको उस फसल के बारे में डिटेल में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जानकारी होना तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि क्या दोस्तों? जैसे कि जमीन की तैयारी, ड्रिप इरिगेशन, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, डिसीज मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, एक प्लांट से कितना उत्पादन आ सकता है, एक प्लांट से कितना पैसा कमा सकते हैं, 1 एकड़ में आपको कितना पैसा मिल सकता है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए दोस्तों, और वो हम इस सीरीज में देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज को दोस्तों ढेर सारा शेयर करते रहिएगा। हर किसान भाइयों तक एक एपिसोड जाना चाहिए। आज का एपिसोड जो है केले के बारे में बहुत ही डिटेल में होने वाला है, तो पूरा ये एपिसोड देखिएगा, बहुत ही कमाल का है दोस्तों। मैं हूं संतोष और अभी तक आपने हमारे इंडियन फार्मर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। दुनिया में सबसे ज्यादा केले की खेती हमारे भारत देश में की जाती है। दुनिया भर में जितने भी केले खाए जाते हैं हर चौथा केला का उत्पादन जो है हमारे देश में होता है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा उत्पादन 23% हमारे भारत देश में होता है, उसके बाद 8% चीन में होता है और 6% इंडोनेशिया में होता है। दोस्तों, केले की फसल ना बहुत ही कमाल की फसल है। 10-11 महीने के अंदर ये हार्वेस्टिंग हो जाती है और ये बहुत ही तगड़ा उत्पादन देती है। अगर आप इसको सटीक और अच्छे तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। ताम झाम अगर देखा जाए तो इस फसल में बहुत कम है, लेकिन सटीकता ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस फसल में। हमारे देश में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और भी कई सारे इलाकों में किया जाता है। लेकिन ये जो अभी मैंने बताया ये मेन है। इसके अलावा बिहार में भी किया जाता है। कई जगह पे देसी केला किया जाता है, कई जगह पे हाइब्रिड केला किया जाता है। कई जगह पे आप देखेंगे कि केले की हाइट कम होती है, कई जगह ऊंचा लंबा वाला होता है। अलग अलग नाम है इसके। मैं आपको वैरायटी के जो सेक्शन है हमारे, वहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कलर के केले होते हैं। क्या आपको पता है क्या कौन कौन से कलर के केले होते हैं? कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। आगे तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। केले की खेती करने के लिए अगर क्लाइमेट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों पूरे दुनिया भर में 140 से ज्यादा देशों में जो है केले की खेती की जाती है। ज्यादातर देखिए इसको ट्रॉपिकल वातावरण में बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन पूरे दुनिया भर में देखा जाए तो ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल में भी किया जाता है। सब ट्रॉपिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय, जहाँ पे सनलाइट दोस्तों बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि केले की खेती के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो मैं आपको क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो डिस्टेंस के मुद्दे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। टेम्परेचर की अगर बात करें तो 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक इसको टेम्परेचर बहुत ही सूटेबल है, और अच्छी ग्रोथ के लिए 22 से लेकर 30-32 तक ये ग्रोथ के टाइम पे इसको बेस्ट रहता है। तो आपके टेम्परेचर के अनुसार आप कर सकते हैं। बस दोस्तों एक प्रॉब्लम क्या है, इसको जब फल आपका हार्वेस्टिंग आता है
हार्वेस्टिंग आने के 1-2 महीना पहला बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, दिसंबर जनवरी वाली, और आपका फरवरी में हार्वेस्टिंग होने वाला है, तो वो चिलिंग का एक प्रॉब्लम आता है, केला वहाँ पे चिलिंग नाम का प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए मैं आपको एक प्लांटेशन का ही आइडिया बताने वाला हूँ कि आप ठंडी से पहले ही हार्वेस्टिंग करके वहाँ पे फुर्सत हो जाएंगे। ये हुआ क्लाइमेट। अब आपके लिए सॉइल कैसी चाहिए, तो सॉइल का अगर देखा जाए तो दोस्तों हर तरीके के सॉइल में केला आ जाता है, बस बहुत ज़्यादा लाइट वेट जो मिट्टी होती है उसमें थोड़ा सा जो है न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हर तरीके की सॉइल इसको चल जाती है, बस पानी नहीं पकड़ना चाहिए। 6.5 से 7.5 pH होना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग कीजिएगा। केले के लिए बहुत ही अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खाना खाने वाली ज़मीन है दोस्तों। जैसे पहलवान को खाना खाना पड़ता है, वैसे ही पहलवान की तरह की ये फसल है। पहलवान बनाने के लिए इसको फूड भी अच्छा देना पड़ता है। इसके लिए ज़मीन का ऑर्गेनिक कर्व अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन ज़मीन में अच्छा होना चाहिए। इसको फॉस्फोरस और पोटैश, ये जो प्राइमरी न्यूट्रिशन है इसको बहुत ज़्यादा लगता है, नाइट्रोजन थोड़ा कम लगता है। आगे चल के मैं आपको वो भी डिटेल में बताता हूँ। अब सॉइल का पीएच मैंने बता दिया, पानी पकड़ने वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए, ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादातर मैंने देखा है कि ब्लैक सॉइल में ही किया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर बात की जाए तो इतना दिक्कत नहीं है दोस्तों सॉइल की। अगर काम अच्छा आपने किया तो हर तरीके की मिट्टी में आप इसको उगा सकते हैं, बस आपको काम अच्छा करना पड़ता है, इसको थोड़ा डीपली समझना पड़ता है, जो कि मैं अभी आपको टप्पे टप्पे से स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इसकी देता हूं। केले को लगाने का सही सीजन कौन सा होना चाहिए, टाइम कौन सा होना चाहिए? जहां पे ज्यादा ठंडी पड़ती है दोस्तों वहां पे जनवरी में लगाइएगा। जनवरी फरवरी में लगाएंगे तो आप अक्टूबर नवंबर में 10 महीने में हार्वेस्टिंग करके फुर्सत हो जाएंगे। उसके बाद उसके बाजू के आप दूसरी फसल लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। दिक्कत क्या होती है, अगर आपने मार्च अप्रैल में केला लगाया और ठंडी में आपका केला का जो बंच अगर वो अभी पका नहीं है तो उसमें चिलिंग का प्रॉब्लम आने लगता है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको। या आप प्लांटेशन जो है अक्टूबर नवंबर में भी कर सकते हैं, उसके बाद 10 महीना अगस्त में आपका हार्वेस्टिंग होगा। 12 महीना आप प्लांटेशन इसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने जो आपको कहा कि ठंडी का जो प्रॉब्लम आता है केले को हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो ठंडी के पहले आपका हार्वेस्टिंग हो जाए इस हिसाब से लगाइएगा। और अगर दिसंबर में हार्वेस्टिंग नहीं आना चाहिए, जनवरी में हार्वेस्टिंग नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा सा वहाँ पे उस टाइम पे चिलिंग का प्रॉब्लम आता है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। करने वाले तो करते हैं, कुछ जिनका प्रैक्टिस अच्छा है, जिनको पता है कि क्या करना है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करना है, पौधे को सशक्त कैसे करना है, तो उस हिसाब से वो करते हैं। लेकिन आप अगर बिगिनर हैं, शुरुआती हैं, तो आप रिस्क मत लीजिएगा। शुरुआत में जो है जनवरी फरवरी में लगाइएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए हमारे देश में 12 महीना अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे केले की खेती की जाती है। उसमें मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूँगा। महाराष्ट्र में जो है खरीफ में जून जुलाई में केला लगाया जाता है। जून जुलाई में जब लगाते हैं तो उसके 10-11 महीने बाद हार्वेस्टिंग आता है, तो आप जोड़ सकते हैं। रबी में अक्टूबर नवंबर में प्लांटेशन किया जाता है। जनवरी फरवरी में भी महाराष्ट्र में प्लांटेशन किया जाता है। लगभग 12 महीने में हमेशा अब महाराष्ट्र में प्लांटेशन चालू रहता है। तमिलनाडु में मैं आपको बताता हूँ, फरवरी अप्रैल में भी प्लांटेशन किया जाता है, नवंबर दिसंबर में भी किया जाता है। केरल में अप्रैल मई में भी किया जाता है और अगस्त सितंबर में भी किया जाता है। प्लांटेशन का ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है इसी टाइम पे लगाना चाहिए, लेकिन प्लांट की अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो जनवरी फरवरी वाला प्लांटेशन एक अच्छा रहता है और जुलाई अगस्त वाला एक अच्छा रहता है। दोस्तों केले की फसल ऐसी है दोस्तों, जब आप एक बार लगाते हैं तो आप उसमें 2-3 फसल ले सकते हैं। जैसे गन्ना होता है, एक बार लगाओ फिर काटो फिर साइड से आता है, वैसे ही है दोस्तों इस फसल का भी। तो इसमें जो प्रैक्टिसेस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब मैं आपको ना वैरायटीज़ बताता हूँ कि कौन कौन सी वैरायटीज़ है जो बेस्ट वैरायटीज़ है। दोस्तों देखिए हमारे महाराष्ट्र में जो है, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ सांगली डिस्ट्रिक्ट से, और हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे एरिया है। अगर मैं बताऊं आपको, सोलापुर में टेम्बुर्नी एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत केले की खेती की जाती है। जलगांव है जहाँ पे बहुत केले की खेती की जाती है। वैसे ही अलग अलग ऐसे बड़े बड़े पैचेस है, वहाँ पे जो है ज़्यादातर दोस्तों टिश्यू कल्चर वैरायटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और टिश्यू कल्चर दो तरीके से केला लगाया जाता है। एक तो होता है टिश्यू कल्चर यानी कि प्लांट्स बनते हैं नर्सरी ट्रे में, और दूसरा होता है सकर्स यानी कि इसका जो कंद होता है नीचे का, उस कंद को निकाल के लगाया जाता है। 2 ऐसे लगाए जाते हैं केले का प्लांटेशन, ऐसे 2 तरीके से किया जाता है। आपको अगर तगड़ा उत्पादन लेना है तो मैं कहूँगा कि आप टिश्यू कल्चर प्लांट को खरीद के लीजिएगा और लगाइएगा आपके फार्म पे लाके। तो वैरायटी में सबसे जो यहाँ पे चलने वाली वैरायटी है वो ग्रैंड 9 G9 वैरायटी है। इसके बाद देसी केला जो आता है छोटा वाला, इलक्की जिसको बोला जाता है, जो साउथ में होती है, अभी महाराष्ट्र में भी होने लगी है। एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादातर किया जाता है ग्रैंड 9 और रोबोस्टा, ये 2 ही चुने जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसके अलावा हमारे देश में जो किस्में लगाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको इलक्की बताया, पूवन बताया, नरेंद्रन बताया, रेड बनाना है,
उसके बाद कपूरवल्ली है, रसथाली है, मट्टी है और सन्ना चेकडली है। ऐसे अलग अलग वैरायटीज है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था कि केले कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो रेड कलर का भी केला होता है, बाहर से लाल होता है, लाल केला भी होता है। ब्लू जावा एक नाम की वैरायटी आती है जिसमें केला ब्लू कलर का ऊपर से होता है, ज्यादा डार्क ब्लू नहीं होता है, हल्का ब्लू होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको केले की खेती करनी है तो ग्रैंड 9 वैरायटी में जाइए या रोबस्टा वैरायटी में जाइए। ग्रैंड 9 जो है हर तरीके की मिट्टी में अच्छी आती है, लेकिन टिश्यू कल्चर ही आपको प्लांट लगाने हैं। जो टिश्यू कल्चर लैब होती है जहाँ पे एक कंद से सैकड़ों प्लांट्स बनते हैं, उन्हीं के पास जाइए और उनसे ही आप नर्सरी लीजिएगा दोस्तों। तो अब हम जानते हैं इसमें लैंड प्रिपरेशन कैसे होता है। सिंपल है, जो पहले सपाट लैंड होती है दोस्तों उसमें हमें प्लाव चला लेना है, बड़े बड़े पत्थर वगैरह कुछ दिखते हैं तो उसको बीन लेना है। सपाट करने के बाद ये बहुत ही खाने वाली फसल है तो इसके लिए हमें जमीन का जो क्वालिटी है वो अच्छा मेंटेन करना है। तो इसके लिए कम से कम 5 ट्रॉली हमें गोबर का खाद डालना पड़ेगा। यहाँ हमें जो है 25 से 30 हज़ार उसमें खर्चा होगा दोस्तों गोबर के खाद के लिए। इसके अलावा जो हम पहली बार प्लाव चलाते हैं तो उसमें 2500 क्या 3000 के आसपास खर्चा होगा। उसके बाद हम जब गोबर का खाद पहले बार प्लाव चलाते हैं, जमीन को धूप लगने देनी है 1.5-2 महीना। उसके बाद गोबर का खाद पूरे खेत में सड़ा हुआ छिड़क देना है। उसके बाद हमें रोटर चलाना है। जब हमारा रोटर चला के हो जाता है तो हमारी जमीन सपाट रहती है, गोबर का खाद भी उसमें मिक्स हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आप जो भी जमीन का चुनाव करते हैं उसमें सॉइल टेस्टिंग जरूर कीजिएगा। जमीन का ऑर्गेनिक कर्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, सेकेंडरी न्यूट्रिशन कितना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना है, ये सब पता होना चाहिए। अवेयरनेस की बात एक बताता हूँ कि हमारे देश में जो है मुझे लगता है 1% भी लोग नहीं होंगे जो सॉइल टेस्टिंग करते होंगे। 1% भी। देश जो है कितना तेजी से बढ़ रहा है लेकिन फार्मर उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। सॉइल टेस्टिंग, पत्तियों का पीटीओल टेस्टिंग, इरिगेशन में ड्रिप मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारा थोड़ा सा ध्यान भी नहीं है। हमारा खाली ध्यान है कि 1 एकड़ में इतना पैसा मिलेगा, 1 एकड़ में हमें इतना लगाना है, 1 एकड़ में ऐसा होगा, हमें ये काम करना है, वो काम करना है। अरे भाई, हमें प्रिसीजन फार्मिंग करना पड़ेगा, हमें छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हम पैसा कमा सकते हैं। और छोटे चीजें यही है, हमें पहले तो लैंड प्रिपरेशन अच्छा करना है, उसमें हमें सॉइल टेस्टिंग करना है। सॉइल टेस्टिंग के लिए कितना खर्चा होगा? 1000 रुपए केवल होगा, 1-1.5 रुपए मैक्सिमम। वो आपको लैब ढूंढनी है। मुझे बहुत सारे कमेंट आता है दोस्त, संतोष भाई हम सॉइल टेस्टिंग के लिए कहाँ दें? अरे वो आपको ढूंढना है आपके जिले में, आपके तहसील में या अन्य राज्यों में। महाराष्ट्र में कई सारे लैब से, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, आप जहाँ पे हैं वहां से कुरियर कर सकते हैं मिट्टी को। बस मिट्टी को अच्छे तरीके से बिना लोहे से 8-9 इंच से ऐसे त्रिकोण बना के नीचे की मिट्टी हाथ से या प्लास्टिक से निकालिए, उसको अच्छे से पैक कीजिएगा, उसमें कंकड़ नहीं होने चाहिए और वो मिट्टी लैब में भेज दीजिएगा। हफ्ते भर में लैब आपको मैक्सिमम बता देगी कि आपकी जमीन में क्या है क्या नहीं है। उस हिसाब से आप खेत का नेक्स्ट प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लानिंग क्या होता है फिर आगे? पहले ड्रिप होता है, फिर बेसल होता है। बेसल वही डिपेंड करता है आपके सॉइल टेस्टिंग के अनुसार। ड्रिप यानी कि क्या है दोस्तों? एक ऐसी प्रणाली होती है, एक ऐसी नली होती है जिसमें से टपक टपक पानी गिरता है, ये देखिए। और ये पानी जो है एक बराबर गिरता है घंटे में। ये टपक सिंचाई 2 लीटर वाली भी होती है, 4 लीटर वाली होती है, 8 लीटर वाली होती है। आपके सॉइल के कंडीशन के अनुसार ये नली लगानी पड़ती है। ये दोनों साइड में लगानी पड़ती है प्लांट के। अब ये नली की बात करें तो दोस्तों, जहाँ पे पानी बहुत कम पकड़ता है, जिस मिट्टी में लाल मिट्टी है, कंकड़ीली मिट्टी है, वहां पे आपको 2 लीटर का डिस्चार्ज वाला बटन इस्तेमाल करना बेटर रहेगा, 2 से 4 लीटर का। जहाँ पे से काली मिट्टी है, रिटेंशन 180 है, 170 है, यानी बहुत पानी पकड़ता है। आपके सॉइल का रिटेंशन भी होता है। जब आप सॉइल टेस्टिंग के लिए देते हैं तो उसमें बताते हैं कि आपकी सॉइल पानी पकड़ने वाली है या कितने परसेंटेज में रिटेंशन है। रिटेंशन 100 से 120-130 तक है तो 2 लीटर के आसपास जाइए घंटे का डिस्चार्ज, 2 से 4। और 180 है, 200 है तो वहां पे 8 लीटर का बटन इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि ड्रिप इरिगेशन जो है पानी सॉइल के अनुसार डिजाइन होता है और आपके मोटर के अनुसार और आपके डिस्चार्ज के अनुसार डिपेंड होता है। तो आपको वो सारा जो प्रैक्टिकल लोग हैं या प्रैक्टिकल फार्मिंग में जो कर रहे हैं या ड्रिप इंजीनियर है या सॉइल टेस्टिंग के बाद जो सॉइल के साइंटिस्ट होते हैं उनसे बात करना है, या आसपास कहीं पे भी सोर्स आपको मिले उनसे बात करके ही करना है। या मैं वीडियो में बता ही रहा हूँ। अब देखिए, जैसे ये बनाना है दोस्तों, इसके एक साइड में ये ड्रिप है और एक साइड में ये ड्रिप है। ये देखिए, दोनों साइड में 2 ड्रिप है। यहाँ पे 2 ड्रिप इसलिए डाले हैं क्योंकि अगर एक ड्रिप डालते हैं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ही ड्रिप एक साइड से डाल दिया तो एक ही साइड से जड़ें ग्रो करेंगी, उधर की जड़ें ग्रो नहीं करेंगी और पानी ढलान से इधर ही आएगा। मान लीजिए जमीन के अंदर रिटेंशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो यही कहूंगा कि 2 डालिए, सीधा कंफ्यूजन नहीं करता हूं, अभी क्लियर आपको बताता हूं। 2 ड्रिप डालिए, बेस्ट रहेगा। बेड को बनाना पड़ता है वो आपको मैं आगे बताता हूं। जब 2 ड्रिप डालते हैं तो एक इधर से और एक इधर से। ड्रिप डालने से पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद उसके ऊपर आपका जो भी फर्टिलाइजर है, बेसल डोज, वो डालिए और फिर बेड को बनाइए। अब मार्किंग कैसे करना है, कितना डिस्टेंस रखना है? देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी फसल है दोस्तों, इसको सूर्य प्रकाश बहुत लगता है। जितना सूर्य प्रकाश इसको आप देंगे उतनी अच्छी फसल ग्रो करती है। लोगों का कहना है कि हम 5x5 पे लगाएं क्या, 5x3 पे लगाएं क्या, 6x5 लगाएं क्या, लेकिन
इंडिया के हिसाब से एक आइडियल स्टैंडर्ड में बताता हूँ 7x5 पे लगाना चाहिए केले को। अगर आप 7x5 पे लगाते हैं तो केला जब ऊपर आता है तो पत्तियां जो है एक दूसरे को ज्यादा नहीं लड़ना चाहिए। इसको जितना सनलाइट इसको भी लगेगा, बीच में भी लगेगा, उतना बेहतर है, क्योंकि इसको अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा जो भी अन्न द्रव्य उठा रहा है। तो सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं मिलती है तो ये ग्रो नहीं करेगा। दोस्तों केले की खेती में क्या होता है कि जितना मजबूत ये बूंदा, ये स्टेम, ये गर्त, जितना मजबूत गर्त उतनी पत्तियां निकलती, क्योंकि इसी में से पत्तियां निकलती है। गोल 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 घूमता है, ये देखिए गोल गोल घूम के ये पत्ती ऊपर निकली, इसी में से बाहर निकल, फिर ये नीचे की पत्तियां सूखते जाती है, ऊपर पत्तियां निकल जाती है, नीचे जो है बूंदा मोटा 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 होता जाता है। तो इसीलिए इसको सनलाइट जरूरी है। तो अगर 7 बीच का अंतर और प्लांट टू प्लांट 5 फीट रहते हैं तो ये आइडियल है। इसमें आपको प्लांट सब कितने लगेंगे एकड़ में? देखिए 1 एकड़ में जो है 43,560 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, अगर ऐसे 7 पकड़ ले और ऐसे 5 पकड़ ले, 35 स्क्वायर फीट एक प्लांट को जगह लगती है। तो 43,560 डिवाइड 35 में करता हूं तो 1244 प्लांट लगेंगे हमें 1 एकड़ में। कोई भी कैश क्रॉप कर रहे हैं और आपको 1 एकड़ के प्लांट्स निकालने हैं तो यही कैलकुलेशन लगाना है कि डिस्टेंस बीच का कितना रखना है, प्लांट टू प्लांट इनटू करना है, जो आएगा उसको 43,560 से डिवाइड कर देना है, वो प्लांट का कैलकुलेशन आपका आ जाएगा। 1240 प्लांट हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं 1 एकड़ में आपको लगाने हैं। तो उसी हिसाब से हमें मार्किंग करना है लाइन का, हमें ऐसे भी मार्किंग करना है। और जब आप ऐसे प्लांट लगाने जाते हैं तो भी एक लाइन में आने चाहिए। जब आपका फार्म पे आप देखते हैं तो तिरछी भी लाइन अच्छी दिखनी चाहिए और ऐसे भी अच्छी दिखनी चाहिए, क्योंकि वो सनलाइट के लिए काफी अच्छा होगा। तो ये ऐसा डिस्टेंस रखना है और मार्किंग कर लेना है। मार्किंग कर लेने के बाद दोस्तों बेसल डालना है। कई सारे लोग बेसल डालते भी है, नहीं भी डालते। मैं ग्राउंड की बातें आपको बता रहा हूँ। जो नहीं डालते उन्होंने सॉइल टेस्टिंग किया होता है, उनके जमीन का उनको क्वालिटी पता होता है। कई सारे लोग डालते हैं जहाँ पे सॉइल में दिक्कत आता है। मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा, आप सॉइल टेस्टिंग कीजिएगा। सॉइल टेस्टिंग में जो कमी है वो आप इसमें पहले ही डाल दीजिए। बेसल डोज यानी कि क्या होता है दोस्तों, जिसमें NPK, सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट ये डाला जाता है। सबसे कम लगता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो ना डालोगे तो भी चलेगा, वो ड्रिप इरिगेशन से आप दे सकते हैं महीने में 2 महीने में एक बार। लेकिन NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटैश जिसका 10-26-26 आता है, DAP यानी कि 18-46 आता है, और ऐसे अलग अलग ग्रेड्स आती है मार्केट में बिकती है, जिसका हम मिक्स करके बेसल डोज इसके नीचे डाला जाता है और फिर बेड प्रिपरेशन किया जाता है। ये बहुत ज्यादा अहम है दोस्तों, आपको बेसल डोज पूरे केले की खेती में आप 2 से 3 बार बेसल डोज डालेंगे तो बहुत है। लेकिन बेसल डोज डालते समय क्या करना पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे पावर टिलर से जो है जब दूसरा तीसरा डालते हैं, यही इससे ही बेड बनता है दोस्तों हमारे यहाँ पे। जब इसको आप रिवर्स में चलाते हैं तो दोनों साइड में मिट्टी उड़ती है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे पावर टिलर चला है और इधर मिट्टी उड़ी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि 2-3 इंच के नीचे इस जमीन को नहीं तोड़ना है। अगर जमीन को आप ज्यादा डीप में तोड़ते हैं तो इसकी जड़ें टूट सकती हैं। देखिए केले का एक मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये केले की फसल ना यहाँ पे है, मान लीजिए, ठीक है, अभी 2.5 महीने के आसपास, 3 महीने के आसपास हो चुकी है। इसको क्या है कि जब आप प्लांटेशन करते हैं तो शुरुआत के 2-2.5 महीना ना ये ऐसे जड़ें इसके ऐसे जाती है, ऐसे नहीं जाती, ऐसे फ्लैट में जाती है। इसकी मादले यहाँ तक आ जाती है 5-6-7 फीट तक। अगर उसको हम तोड़ देंगे तो प्लांट को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? व्हाइट रूट सपोर्ट नहीं पकड़ पाएगा व्हाइट रूट से, मतलब अगर तोड़ देंगे तो वो सपोर्ट नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए हमें ये रूट्स को नहीं तोड़ना है। 2-2.5 महीना तो इसके अंदर हमें रोटर नहीं चलाना है, और चलाना है बाद में ऊपर से ऊपर चलाना है, एकदम ऊपर, या फावड़े से इसको सपोर्ट दीजिए, जैसे भी दीजिए। लेकिन ज़्यादा अगर तोड़ेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि हमारा केले का खेत गिर गया। प्रैक्टिकल यही है कि आप अगर इसको तोड़ देते हैं शुरुआत के 2-2.5 महीने में तो ये मजबूत नहीं रहेगा। और इसको मजबूत बनाना है तो पहला 3 महीने का खेल रहता है पूरा, बाद में तो ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे जमीन के अनुसार बढ़ता रहता है। तो पहले रूट्स ऐसे बढ़ती है, फिर ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। तो ये याद रखिएगा, केले खेती में ये बहुत ही अहम चीज है। इसीलिए हमें पावर टिलर डीप नहीं चलाना है, नॉर्मल चलाना है। सबसे पहला लैंड प्रिपरेशन में मैंने आपको बताया कि मार्किंग कीजिए। मार्किंग करने के बाद हमें बेसल डोज के अनुसार, मैं एक स्क्रीन पे बेसल डोज डाल दे रहा हूँ दोस्तों। पहला वाला आप बेसिक डाल सकते हैं, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी मैं आगे चल के आपको जब मुद्दा आएगा तो स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो बेसल डोज हमें वो डाल देना है। फिर हमें पावर टिलर से, ये वाले पावर टिलर से पहले बेड बनाने है। बेड को कैसे बनाना है, ये बेड जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बेड यानी कि ये दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे बेसल डाला गया है। ये देखिए इसको बेसल बोलते हैं। ये 10-26-26 इसमें MOP, DAP जो भी लगता है फसल के लिए, ये यहाँ पे डाला है। ये तैयार उर्वरक फर्टिलाइजर होता है, यहाँ पे डाला है। बेड यानी कि दोस्तों ये ऊंचाई जो है, आप बरसात में बेड बनाते हैं तो 11 से 12 इंच होनी चाहिए, और अगर आप गर्मी में बेड बनाते हैं तो 9 से 10 इंच के आसपास होनी चाहिए। ये बेड ऊंचा होगा उतनी जड़ों की ग्रोथ होगी और पौधा मजबूत रहेगा। तो बेड बनाने के लिए आपको 3-4 हज़ार रुपए के आसपास खर्चा होगा। एक बार हेवी बेड बना देंगे तो उसके बाद बेड बनाने की जरूरत भी नहीं है। बेसल डोज फिर यहाँ पे इसे हाथ से ही या फावड़े से छोटे वाले चारी मार के यहाँ पे इसी में आप नाली बना के इसी में बेसल डोज डाल के मून सकते हैं। बाद में इसको जमीन को हिलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये प्लांट 3-4 महीने बाद जब ऊपर जाता है तो बीच में खरपतवार भी ज्यादा नहीं आती है। जब छोटा रहता है तभी खरपतवार आती है, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पे खरपतवार अभी आई है, तो इसके लिए अभी यहाँ पे छोटा पावर टिलर मारने का काम जारी है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि जब हमने बेड पहले बार बना दिया तो हमें डबल ड्रिप बिछा लेना है। जब आप ड्रिप बिछाते हैं तो ड्रिप का ये सिस्टम क्या होता है मैं आपको यहाँ पे तुरंत एक झटके में बता देता हूँ। मैं आपको ये सारी सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आगे पीछे आप नहीं कर सकते। इसको बेड बनाने के बाद बेसल नहीं डाल सकते, पहले ज़मीन के ऊपर डाल देना, उसके बाद वो मिट्टी उठा के उसको पैक कर देना है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये 2.5 इंची का पाइप है, इसको सबलाइन बोलते हैं। हमारे जो कुएं से पाइप आई होती है 3 इंची, उसके बाद ये 2.5 इंची का लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए पाइप कनेक्ट किया है, ये 20 mm का पाइप है, ये भी पाइप किया है, ये देखिए 20 mm का। तो ये ऐसे ड्रिप फिट किया जाता है। ड्रिप के बीच में अंतर भी है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि बीच में प्लांट लगाना है। दोनों साइड से ड्रिप चाहिए क्योंकि दोनों साइड से पानी जाएगा, दोनों साइड से जब हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स डालेंगे वो जाएगा और ग्रोथ अच्छी होगी। तो ड्रिप का चुनाव कैसे करना है, ड्रिप की लाइन आपकी देखनी है। 250 फीट से ज्यादा है तो 20 mm ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करना है। 20 mm यानी कि मोटाई होती है दोस्तों। और इनलाइन ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनलाइन यानी कि इसमें बटन होता है, वो अंदर से ही पानी गिराता है, बाहर से बटन नहीं लगाया जाता। जो बाहर से बटन लगाया जाता है उसको बोलते हैं आउटलाइन ड्रिप इरिगेशन दोस्तों। सॉइल टाइप के अनुसार ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें इनलाइन 250 फीट से ज्यादा है तो 20 mm, 250 फीट के अंदर है तो 16 mm इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका खेत लंबा है तो बीच से ऐसे सबलाइन डाल के आधा इधर ऐसे कर सकते हैं ताकि पानी एक बराबर गिरेगा। लेकिन ड्रिप इरिगेशन जब भी आप फिटिंग करते हैं, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी मोटर पानी कितना मार रही है। अगर आपकी मोटर 30,000 लीटर पानी मार रही है और 1 एकड़ का रिक्वायरमेंट है 35,000 लीटर की यानी कि डिस्चार्ज की, तो वहाँ पे वो रेपो मैच नहीं होगा वहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मोटर का डिस्चार्ज कितना है वो देखना है। अगर 30,000 लीटर का डिस्चार्ज है और आपको 1 एकड़ में अगर इनलाइन ड्रिप इरिगेशन डालते हैं आप, वहाँ पे 7-8 हज़ार बटन आते हैं, तो 7 चौका 28,000, 4 लीटर वाला डिस्चार्ज का, तो 28,000 लीटर पानी वहाँ पे खपत हो जाएगा, तो वो बराबर हो जाएगा। तो ड्रिप इरिगेशन बनाते टाइम आप ड्रिप इंजीनियर से बात कीजिएगा और उसी हिसाब से ड्रिप इरिगेशन लाइएगा। अगर आप ब्रांडेड ISI मार्क वाला लाते 40-50 हज़ार के आसपास खर्चा हो जाएगा। अगर आप लोकल ड्रिप डालते तो 20 हज़ार के आसपास खर्चा हो जाएगा। और आपको 7-5 मिनिमम रखना है डिस्टेंस दोनों लाइन में, 7-5 के अंदर नहीं आना है। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बताऊँगा अगला जो हमारा काम होता है वो होता है प्लांटेशन का। प्लांटेशन दोस्तों क्या है कि हम जो नर्सरी लाने वाले, जो मैंने वैरायटीज़ बताई, ग्रैंड 9 G9 है या रोबस्टा है, जो वैरायटी लाने के बाद हमें प्लांटेशन सिंपल करना होता है। बेड के ऊपर हमें छोटा सा गड्ढा लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बेड है, यहाँ पे ऊंचा बेड नहीं बनाएगा, लेकिन ऊंचा बनाना पड़ता है। ये बेड का सेंटर है, बेड के सेंटर पे हल्का सा फावड़े से गड्ढा लेना है, उसी के अंदर लगा देना है। इस प्लांट कैसे आता है, एक नर्सरी का ट्रे होता है, उस ट्रे से उठा लेना है। कोकोपीट में भी होता है, मिट्टी में भी होता है। कोकोपीट का प्लांट काफ़ी फास्ट ग्रोथ करता है, इसमें लगा देना है सीधा और वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसका प्लांटेशन ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, काफ़ी ईजी है, सीधा लगा दीजिए, काम उसका चालू हो जाएगा। प्लांट जो होता है दोस्तों 10-11 महीने के प्लांट होते हैं, टिश्यू कल्चर जो बनाए होते हैं, शक्कर जैसे आप ला रहे हो उस हिसाब से होते हैं। जब आप कोई भी लैब से प्लांट लाते हैं तो वो प्लांट आपको देख के लाना है कि अच्छा है कि नहीं, वैरायटी अच्छी है कि नहीं। एक प्लांट की कीमत क्या होती है दोस्तों, 15 से 20 रुपए तक होती है। कहाँ से आप प्लांट ले रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और मार्केट में डिमांड कितना है इसके रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। मिनिमम अगर हम 15 रुपए से एक प्लांट पकड़ ले और 1240 प्लांट प्रति एकड़ पकड़ेंगे तो 15 रुपए से पकड़ेंगे तो 18,600 रुपये हो गया प्लांट का। लेकिन एक जरूरी चीज आपको बताना है कि आपको दिमाग में आ गया केला लगाना है तो तुरंत नहीं लगा सकते, क्योंकि केले के जो प्लांट्स है इसको एडवांस बुकिंग करना पड़ता है। अगर आपको G9 का लेना है, आप किसी और राज्य में हैं और ऑर्डर कर रहे हैं G9 गूगल पे सर्च करके, वो लैब वाले से बात कर रहे हैं, तो आपको 6-6 महीना पहले प्लानिंग करना पड़ता है केले की खेती करते समय। अचानक से नींद से उठे और अचानक से सोचेंगे केला लगाना है, तो ऐसे नहीं हो सकता है। हम लंबी पढ़ाई करते हैं तब जाके जॉब करते हैं, वैसे ही हमें लंबा प्लानिंग करना पड़ता है, तब जाके हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। प्लांटेशन मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल है, 15-20 रुपए का प्लांट मिलता है, आपको ला के वो लगा देना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग शक्कर भी लगाते हैं, लेकिन शक्कर लगाने में उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं या आपको ज़्यादा तगड़ा उत्पादन लेना है तो टिश्यू कल्चर ही प्लांट ला के लगाइएगा। हमारे देश भर में 90 लैब्स हैं गवर्नमेंट की टिश्यू कल्चर की, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, या गूगल पे सर्च करके जो प्राइवेट लैब्स होती है वहाँ से भी टिश्यू कल्चर प्लांट एडवांस में बुकिंग करके ला के लगा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना जरूरी, आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। जब आप प्लांट लगा देते हैं तो उसके बाद आता है इरिगेशन मैनेजमेंट। पूरे 10 महीना इरिगेशन कैसे करना है तो आपके सॉइल के अनुसार ये डिपेंड करता है। फेवरेबल मॉइस्चर जमीन के अंदर मेंटेन रखना है, ज्यादा पानी देंगे तो जड़ें काली हो जाएंगी, वहां पे व्हाइट रूट्स ग्रो नहीं करेंगी, तो इसके लिए आपको एक मेंटेन पानी रखना है। मैं आपको टाइम नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरा जमीन अलग है, मेरे को हफ्ते में 2 बार देना पड़ेगा, आपको शायद 3 बार देना पड़ेगा, किसी को 1 आध एक देना पड़ेगा। मिट्टी के अनुसार आपको पानी देना है, हमेशा मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, रूट्स के लिए फेवरेबल कंडीशन मेंटेन रखना है। अब ये आपको आपके प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, या इसके अलावा सॉइल सेंसर लगाइए, उससे भी आपको समझ में आ सकता है। पूरे साल भर
10-11 महीने ऐसे ही इरिगेशन आपको करना है। जब आप प्लांटेशन करते हैं तो इरिगेशन करके ज़मीन को गीला करके आपको प्लांटेशन करना है। बस पहली बार प्लांटेशन करते समय बेड ऊंचा काफ़ी लीजिएगा, ये बस नोट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वही एक बेसिक फाउंडेशन है। जो काम करना है पहले 3 महीने में ही करना है केले की खेती के लिए, क्योंकि सबसे पहले 3 महीने में ही ये डेवलप होता रहता है। यहाँ से जो है बूंदा, इसका जो गर्थ हमारे यहाँ बूंदा बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही ऊपर पत्ती निकलती है और वही बूंदा ही, बूंदे के अंदर पूरा पानी पानी होता है और पूरा वही मेन चीज़ है दोस्तों, वही ऊपर पत्ती निकालता रहता है और नीचे से गिरता रहता है। तो पहले 3 महीने में हमें बहुत काम करना है। पहला हमें बेसल डोज हुआ, फिर 2-2.5-3 महीने के बाद फिर एक बेसल डोज साइड में होल लेके डालिए, या फावड़े से डालिए, या चरी लेके डालिए, जैसे भी डालना है आपको डाल सकते हैं साइड से। वो भी मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, दूसरा बेसल डोज क्या डालना है। तीसरा बेसल डोज जो है 6-7 महीने के आसपास फिर डाला जाता है, वो उसमें पोटैश वगैरह डाला जाता है। दोस्तों इस फसल में जब प्लांटेशन हो जाता है, इरिगेशन मैनेजमेंट हो जाता है अच्छे से, आप जब साल भर करते हैं, लेकिन उसके पहले जब प्लांटेशन हो जाता है तो हमें इसमें 2-3 ड्रेंचिंग करना पड़ता है। ड्रेंचिंग यानी कि दोस्तों हर फसल के बाजू में 200-250 ml पानी आपको डालना रहता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो स्टेम है मेन, यहाँ पे आपके फंगस लग सकता है अलग अलग प्रकार के। वो फंगस से बचने के लिए आप बायोलॉजिकल कंट्रोल में दोस्तों ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति लीटर 5 ml के हिसाब से। उसके साथ 19-19 पहला ड्रेंचिंग आप लगा देने के 10 दिन बाद कर सकते हैं। दूसरा ड्रेंचिंग फिर 10 दिन बाद कर सकते हैं दोस्तों। पहले ड्रेंचिंग में आपको ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर 5 ml और 19-19 3 से 4 ग्राम के आसपास ले सकते हैं। दूसरे ड्रेंचिंग में आप सुडोमोनास ले सकते हैं 5 ml के साथ प्रति लीटर। जो भी रिकमेंडेशन उसके ऊपर देख लीजिएगा, लेबल क्लेम पढ़िएगा। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, कोई केमिकल नहीं है। उसमें आप बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड भी डाल सकते हैं, बिवेरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम, सुडोमोनास बिवेरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम, दोनों भी 5-5 ml के हिसाब से। और दूसरे ड्रेंचिंग में आप फिर से 19-19 डाल सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों की मात्रा एक समान जाएगी तो शुरुआत में प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। तीसरे ड्रेंचिंग में फिर आप ट्राइकोडर्मा 5 ml और 12-61 एक बार दे दीजिएगा, काम हो गया। 3 ड्रेंचिंग बहुत है इसको, वो भी 10-10 दिन के अंतराल में 1 महीना उसका कंप्लीट हो जाएगा। और यही शुरुआत के 1 महीने में आपको मेंटेन रखना है इरिगेशन मैनेजमेंट। 3 ड्रेंचिंग हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, फिर हमें अच्छे से इरिगेशन कंटिन्यू करना है। अब मैं आपको दोस्तों इसका इरिगेशन के साथ साथ हमें 10 महीने में फर्टिगेशन करना पड़ता है। फर्टिगेशन यानी कि क्या है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे कि 12-61, 19-19, 0-34, 00-50, 13-40, 13, ये ऐसे अलग अलग ग्रेड आती है वाटर सोल्यूबल की। लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हम बेसल डाल रहे हैं। मैंने स्क्रीन पे डाल दिए थे अभी थोड़ी देर पहले कि हमें लगाते समय क्या बेसल डालना है, 3 महीने के आसपास क्या डालना है और 7-8 महीने के आसपास डालना है। वो बस याद रखिएगा, यहाँ पे डाल दीजिए बहुत है। ऐसे मिट्टी अगर आप ऐसे छोटे से कोई चीज़ से, खुरपा से या फावड़ा से, या तो हमारे यहाँ छोटा सा टिकाव होता है, उससे ऐसे निकाल के यहाँ पे डालेंगे, उस साइड में दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा डालेंगे यहाँ पे तो चलेगा। या डाल के हल्के पावर टिलर से मिट्टी उठा देंगे तीसरे महीने में तो भी चलेगा, खरपतवार भी निकल जाएगी। और खरपतवार नाशक जो है आप ना ही इस्तेमाल करेंगे तो ही चलेगा दोस्तों, मत इस्तेमाल कीजिएगा। नॉर्मली आप छोटा पावर टिलर चला देंगे तो ही चलेगा, क्योंकि 3-4 महीने बाद ये ऊपर चला जाता है। फर्टिलाइजर्स में हम, जैसे मैंने कहा कि आपको फर्टिगेशन आपको लगभग 3 ड्रेंचिंग होने के बाद 1 महीने के बाद से लेके 8-9 महीने तक, यानी कि फिर 10 महीने तक हार्वेस्टिंग तक आपको करने पड़ते हैं। हर महीना 3 से 4 बार, 3 बार 2 बार करने पड़ते हैं। तो टोटल स्केड्यूल में यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ। बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, क्योंकि इसमें बेसल डोज, फर्टिगेशन, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। और डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट, डिसीज के नाम और उसके लिए क्या कंट्रोल करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये स्क्रीन पे पूरा फर्टिगेशन स्केड्यूल डाल दिया हूँ। आप इसको मार्केट में जाइए, दुकानदार से वाटर सोल्यूबल वो ग्रेड लीजिएगा और इसके अनुसार डालते रहिएगा। लेकिन ये एक टेंटेटिव स्केड्यूल है दोस्तों, ये कोई फिक्स मत मानिएगा, क्योंकि हर फसल के लिए कोई फर्टिलाइजर्स का शेड्यूल नहीं होता है, डिसीजन पेस्ट मैनेजमेंट का शेड्यूल नहीं होता है। ये मार्केट में एक ट्रैप है दोस्तों, जो बनाया गया है कि ये इस्तेमाल करो, वो इस्तेमाल करो। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सब बेच रही है और पैसा कमा रही है, और हमारा उसमें नुकसान ये हो रहा है कि हम जमीन में टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं। मैं शेड्यूल इसलिए आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ क्योंकि हमें रेशो पता होना चाहिए कि क्या रेशो में इसको फर्टिलाइजर्स जाने चाहिए। अगर आप सॉइल टेस्टिंग करते हैं और आपके ज़मीन में वो रेशो बराबर है, मेंटेन है, तो ऑटोमेटिक ये ग्रो करेगा दोस्तों। इसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं। अगर ज़मीन आपकी अच्छी है तो देने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसको धीरे धीरे फीडिंग जरूरी होता है, थोड़ा थोड़ा फीडिंग। प्रैक्टिकल अगर बात की जाए तो दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज है ये, क्योंकि फीडिंग अगर हल्का हल्का करते रहते तो ग्रो करता रहता है। तो ये याद रखिएगा, जरूर यही करना चाहिए दोस्तों। तो ये फर्टिगेशन शेड्यूल आप अंत तक यूज कर सकते हैं। बेसल मैंने आपको बताया वो भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों एक बड़े फार्म पे। ये अभी मिडिल फार्म है, यहाँ पे 2-3 महीने के आसपास हो चुका है। अभी एक बेसल डाल दिया है। लगभग 6 महीने के आसपास इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, और 6 महीने के बाद जब फ्लावरिंग स्टार्ट होता है तो उसके बाद फिर आता है हर स्टेज जो है, उसमें केला बनने लगता है और केले का बंच ऊपर से बाहर निकलता है। वो भी अंदर से ही ऐसे बाहर आता है, ऐसे जैसे हमारा कैप्सिकम या हरी मिर्च लगता है या अंगूर लगता है, वैसे नहीं, इसके अंदर से ही बाहर आता है। तो अब हम चलते हैं सीधा जो बड़ा वाला फार्म है, वहां पे मैं आपको बहुत सारी और भी चीजें बताता हूँ और डिसीज पेस्ट के बारे में भी बताता हूँ। न्यूट्रिशन अभी मैंने बता दिया, स्क्रीन पे डाल दिया था। खर्चा ज्यादा नहीं करना है हमें, पूरे सीजन में 2 लाख के अंदर ही हमें खर्चा रखना है, उससे ज्यादा हमें खर्चा करना नहीं है।
2 लाख में बता रहा हूँ, लेबर कॉस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, फर्टिलाइजर, प्लांट, सब कुछ बता रहा हूँ दोस्तों। अंत में मैं आपको बताता हूँ खर्चा हम कम रख के मैक्सिमम उत्पादन आपको कितना मिलेगा। तो अभी हम तैयार फार्म है दोस्तों, यहाँ पे अभी केले के ऊपर बैगिंग भी किया गया है। ये बैगिंग क्यों किया है, बैगिंग कितने रुपए में होता है, ये सब बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं प्रैक्टिसेस जहाँ पे हम गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पूरे फार्म में इसको कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। लोग बोलते हैं कि केले की खेती में इसको सपोर्ट देना चाहिए, या बांस ऐसे टेकाना चाहिए, या रस्सी से इधर हर एक प्लांट को बांधना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो ये गर्त का डेवलपमेंट किया है ये काफी अच्छा किया है। ये देखिए, और इसी गर्द से पत्तियां निकलती है, देखिए अभी निकली है, वहां से सेंटर से निकलती रहती है। और ये अंतर प्रॉपर है दोस्तों, यहाँ पे 7-5 का अंतर रखा है, जैसे मैंने आपको 1240 का प्लांट का हिसाब बताया था वैसा। और प्रॉपर इसको सनलाइट मिल रही है, तो प्रॉपर यहाँ पे ये ग्रो हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि ये पत्तियां जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, ये पत्तियां निकलती है, तो इसको निकाल के आप बीच में डाल के 2 लाइन का इकट्ठा करके कंपोस्ट भी कर सकते हैं। इसको पहले सूखने देना है, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। नीचे आ जाने के बाद फिर डालना है। यहाँ पे जबरदस्ती नहीं काटना है, इस प्लांट को हानि नहीं पहुंचाना है, वो खुद ब खुद सूखेगा। और दोनों पत्तियां बीच में डाल के ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से सड़ता है और इससे जमीन को बहुत ही फायदा होता है। अब यहाँ पे देखिए बेड जो है एक ही बार बनाया है, कितना ऊंचा बनाया है, 3 फीट चौड़ा बेड बनाया है। दोनों साइड में ड्रिप है, इस साइड में भी है, उस साइड में भी है। और यहाँ पे अभी भी दूसरी फसल नहीं पकड़ी गई है। दूसरी फसल यानी कि दोस्तों क्या होता है कि केला जब आप एक बार लगाते हैं तो कम से कम 3 बार आप उसको ले सकते हैं। तो वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये जो मेन फसल है, हमने टिश्यू कल्चर प्लांट लाया, लगाया, 10 महीने में मान लीजिए हार्वेस्टिंग हो गया। अभी लगभग इसको 8 महीने के आसपास हो चुके हैं। अभी 2 महीने में, 1.5-2 महीने में हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा, उससे पहले ही आ सकता है। और यहाँ पे एक प्लांट है, जब दोस्तों आपका ये पूरा बंच बन जाता है तो इसके बाजू में जो शक्कर निकलता है 5-6 इंच के बाहर, यहाँ पे निकलता है ऐसे। ये देखिए ये शक्कर निकलता है, ये हमको दूसरी फसल पकड़ना पड़ता है। जब तक ये हार्वेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों, तब तक ये इतना आ जाता है। तो फिर इसको हमें काट के साइड में करना है, बीच में डालना है, सड़ने के लिए बाहर निकाल देना है, और साइड वाली फसल ऊपर हो जाएगी। ये फसल हार्वेस्टिंग होने तक 2-3 महीना ये ऊपर आ जाती है। मतलब मान लीजिए 8वें महीने में, 7वें महीने में आप इसको लेंगे नीचे वाला साइड से, तो टोटल ये हार्वेस्टिंग होने के बाद फिर दूसरी फसल आपकी, पहली फसल आपकी 10 महीने में होगी, दूसरी फसल फिर 16-17 महीने के आसपास हार्वेस्ट होगी। यानी कि ये फसल ऑलरेडी 2-3 महीने की बड़ी हो चुकी है, और फिर उसको 7 महीने चाहिए। 10वें महीने में यह हार्वेस्टिंग हुआ तो 17वें महीने में, यानी कि 1.5 साल के अंदर 17-18 महीने में आपके 2 फसल हो जाएंगे दोस्तों। तो बार बार आपको निकालने की और लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा शक्कर आप पकड़ते हैं वो 6 इंच दूर या 4-5 इंच दूर पकड़िए, वो सेकंड जनरेशन का होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और ये बंचेस पूरे बन जाने के बाद ही साइड में हमें पकड़ना है दूसरी फसल, ये याद रखिएगा। नहीं तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, आप पहले ही रख देंगे तो वो वाली ग्रो करेगी और ये बंचेस को ताकत नहीं मिल पाएगी और बंचेस ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी फसल लेते समय ये चीज याद रखिएगा। अब जब दूसरी फसल आप लेते हैं तो जब ये हार्वेस्टिंग हो जाती है तो दूसरी बढ़ने लगती है, तो उसको फिर से हमें जैसे पहले था वैसे स्केड्यूल चालू करना पड़ता है। फिर बेसल डोज, ड्रिप इरिगेशन से न्यूट्रिशन, जो मैंने चार्ट दिया था वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से ग्रोथ होगी। इसीलिए दोस्तों इसकी जमीन की शुरुआत में अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि हमें इसमें 2-3 फसलें लेनी होती है। अभी ये सॉइल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेड सॉइल है। ये देखिए यहाँ पे कितनी हल्की मिट्टी है, ये देखिए लाल कलर की सॉइल है। इसमें मॉइस्चर बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखा है। ये मॉइस्चर ऐसे मेंटेन रहना चाहिए, यहाँ पे इस चीज का ध्यान दिया है। और यहाँ पे बेड बड़ा करने की वजह से और शुरुआत में न्यूट्रिशन अच्छा देने की वजह से इसने जड़ें अच्छे तरीके से पकड़ ली है। और ये एरिया बहुत ऊंचाई पे, कितना भी हवा चले ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये मजबूत है काफी दोस्तों। तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। 6 महीने के आसपास इसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है, 180-200 दिन के आसपास फ्लावरिंग, यानी कि वहां से जो है गड्ढा बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद ये बाहर आ जाता है। जब बाहर निकलता है 180-200 दिन के आसपास दोस्तों, उसके बाद फिर फास्ट इसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। और जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे बाहर आता है। 1 साल में ये एक ही बंच आता है, एक ही बार हार्वेस्ट होता है, खत्म कहानी। फिर दूसरा केला हमें ग्रो करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसको कोका बोलते हैं, इसकी सब्जी भी की जाती है। क्या आपने कभी इसकी सब्जी खाई है क्या, कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा। और ये G9 केला है, देखिए कितनी फनी है। इसमें 1 2 3 4 5 6 के आसपास यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे 1 2 ऐसे। और ये देखिए अभी ये कम से कम 30 किलो के आसपास ये एक बंच होगा। अभी इसको काफ़ी टाइम है, अभी काफ़ी छोटी साइज़ है। जब इस साइज़ का हो जाता है तो इसके ऊपर बैगिंग करना पड़ता है। ये देखिए ऐसा बैगिंग होता है। ये बैग भी एक पॉलीथीन का होता है, उसमें छोटे छोटे होल होते हैं। एक ऐसे कपड़ा की तरीका भी होता है। ये 15 रुपये 20 रुपये का एक बैग आता है, एक बंच के ऊपर इसको लगाना पड़ता है।
डिपेंड करता है कि आप बैग जो है कौन सा लगा रहे हैं, कितने का है। इस बैग की कीमत जो है कम ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। अगर आप प्लास्टिक का बैग लेते हैं तो वो अलग रेट से मिलता है, ऐसा बैग लेते हैं तो अलग रेट से मिलता है। एक अंदाजन मैं आपको अंदाज बताता हूँ कि 10 से 15 रुपए के आसपास पकड़ के चलिए एक बैग आपको पड़ता है। तो ये बैग इसके ऊपर चढ़ाना पड़ता है। अभी ये बैग जो है ऐसे है, क्या होता है कि केले के फार्म में मच्छर, छोटे छोटे पेस्ट आते हैं और उसको परेशान करते हैं। ये देखिए ऐसे बैग चढ़ाना पड़ता है, ये देखिए ऐसे बैग चढ़ा के ऊपर से जो है उसको बांध देना पड़ता है। ये बैगिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे फार्म पे जो छोटे छोटे मच्छर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, या थ्रिप्स आता है, एफिड आता है, छोटे छोटे पेस्ट केले के ऊपर जो है आते हैं, बैठते हैं, उससे धब्बे पड़ जाते हैं और क्वालिटी दिखने में खराब रहती है। अगर हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी करनी है, मार्केट में हमें उच्च क्वालिटी यानी कि अच्छा क्वालिटी का हमें हमारा केला बेचना है, तो ये बैगिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इससे शाइनिंग रहता है केले के ऊपर, केला दिखने में अच्छा रहता है, उसके ऊपर धूल नहीं, गंदगी नहीं, कुछ नहीं जाती है। और जब व्यापारी आता है, आप इसको हार्वेस्टिंग टाइम पे खोलेंगे तो कट करके सीधा हार्वेस्टिंग ले जाता है। तो इसीलिए साफ सुथरा, अच्छा और क्वालिटी और एक्सपोर्ट के लिए हमें ये करना है। लोकल मार्केटिंग कर रहे हैं तो भी ये कीजिएगा, क्योंकि इंडिया में भी हमें अच्छा ही बेचना है और बाहर भी अच्छा ही बेचना है और पैसा हमें अच्छा कमाना है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। ये बंच ज़्यादा ना हिले, इसके लिए यहाँ पे एक ये देखिए धागे से इसको भी बांध दिया है और ये बराबर सपोर्ट मिलेगा इसको। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और दोस्तों जब फार्म आपका 7-8 महीने का हो जाता है, तो मैंने बेसल डोज कहा था, तो यहाँ पे डालना पड़ता है ऐसे। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक मैन्योर भी डाला है। तो इस तरीके से जो है यहाँ तक इस केले में काम करना पड़ता है। तो आपको ना स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, इरिगेशन पे ध्यान देना है, इस बैगिंग के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन इसके अलावा कौन सी चीज़ पे मेन जो है इसमें, वो है दोस्तों डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट। डिसीज में इसमें सिगाटोका, रस्ट, लीफ स्पॉट यानी कि पत्तियों के ऊपर स्पॉट आता है बड़े बड़े, वो देखिए ऊपर दिख रहा है वहाँ पे। रस्ट आता है यानी कि करपा जिसको बोला जाता है, तांबेरा करपा। रस्ट यानी कि तांबेरा दोस्तों, हमारे यहाँ तांबेरा मराठी में बोला जाता है। तो ऐसे अलग अलग डिजीज़ आते हैं। पेस्ट में इसमें थ्रिप्स आता है, जेसीड आता है, उसके बाद आपको मिलीबग भी परेशान कर सकता है। इसके बाद जो है एक इल्ली भी होती है, नीचे से परेशान करती है। उसके अलावा फिजोरियम भी नीचे से परेशान करता है, गड्ढे के नीचे जो हिस्सा होता है वहाँ पे सड़न लगती है शुरुआत में। तो इसके लिए आपको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, एकात्मिक मैनेजमेंट करना है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ कि 1 घंटा लग जाएगा मुझे डिसीज एंड पेस्ट के बारे में आपको बताने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दे रहा हूँ डिसीज पेस्ट की, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको डिसीज़ का फोटो दिखेगा, डिसीज़ के बारे में हिंदी में वहाँ पे जानकारी लिखी है, उसके ऊपर क्या इलाज करना है वो भी लिखा है। तो आप डिसीज पेस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे एक और चीज़ है कि कौन से रोग के ऊपर कौन सी दवा छिड़कनी है वो भी लिखा गया है। वो भी CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड जो हमारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट से हमने सारी जानकारी ली। गवर्नमेंट की जानकारी हमने प्रॉपर ली है दोस्तों, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमने उसमें डाला है। रोग का फोटो, उसकी लाइफ साइकिल, रोग को कैसे पहचानना है, सब कुछ वहाँ पे डिटेल में डाला है। उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, लिंक के ऊपर एक एक रोग आराम से देखिए। और जब भी आप केले की खेती करेंगे, जो मैंने लिंक दी है उस लिंक को देखते हुए डिसीज पहचानेंगे तो बहुत है। इसको स्प्रे करने के लिए दोस्तों मैं एक ज़रूरी बात बताता हूँ, 10 महीने में केवल 10 से 15 ही स्प्रे करना है। कोई 1-आध महीने में 2 स्प्रे करना है, नहीं तो 1 स्प्रे 1 महीने में बहुत है। इससे ज़्यादा स्प्रे करने की इसको ज़रूरत नहीं होती है। फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड ये दोनों साथ में स्प्रे कर सकते हैं। ऊपर से न्यूट्रिशन के स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे से हम अच्छा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं तो काम उतने में हो जाता है, अलग से हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि अगर हमने 10 महीना अच्छी खेती की, इसका अच्छा उत्पादन लाया और प्रॉपर हमने किया, तो यहाँ पे ये जब बन जाता है प्रॉपर, जो केला पकने के बाद नहीं उतारा जाता, इसमें से एक ही बंच बनता है, कच्चा ही इसको उतारा जाता है, फिर पकाया जाता है सर्टन लेवल पे, सर्टन टेम्परेचर पे, सिंपल तरीके से ही पकाया जाता है। इसमें कोई केमिकल में वगैरह नहीं डुबोया जाता है। बस अगर एक्सपोर्ट के लिए है तो इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, फंजीसाइड ट्रीटमेंट, फंगस वगैरह ना लगे ट्रांसपोर्टेशन में, बस थोड़ा सा पानी में डुबो के अलग अलग तरीके के फंजीसाइड्स उसमें इस्तेमाल करके वो फिर पैकिंग होके जाता है। हार्वेस्टिंग कैसे होता है, सिंपल मैं बताता हूँ। इसका हार्वेस्टिंग जो है साल में 1 बार होता है। जब भी आपका पूरा ये बन जाता है तो ऊपर से सीधा कट किया जाता है, इस पूरे बंच को खेत से बाहर ले जाया जाता है। बाहर एक पूरा सेटअप लगाया जाता है, वहाँ पे इसकी फनी जो है एक 6 12 केला 6 केला निकाले जाते हैं कट करके, और वो सीधा भरे जाते हैं। और ये हार्वेस्टिंग 2 बार में 3 बार में हो सकता है, क्योंकि इकट्ठा 1 बार में ही आएगा ऐसा नहीं है दोस्तों, 2 बार 3 बार में आ सकता है। तो जब आप पूरा 10 महीना इसको ग्रो करते हैं तो एक बंच मिनिमम 30 किलो का हो सकता है दोस्तों, 25 से 30 किलो का। मैं यहाँ पे अगर आपको मिनिमम दोस्तों 25 किलो पकड़ लूँ तो 1240 हमारे प्लांट पकड़ते, ये देखिए 1240
1240 इंटू में 25 किलो पकड़ता हूँ तो 31,000 किलो हो जाएगा। 1 टन में और कम कर देता हूँ, 30,000, यानी कि 1 एकड़ में 30 टन उत्पादन निकलेगा। ये अगर दोस्तों 15 रुपये किलो से गया तो भी 4,50,000 हो जाएगा। 30,000 टन इंटू में 20 रुपये से करता हूँ तो 6 लाख रुपए हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं 30,000 इंटू 30 रुपये से गया तो 9 लाख रुपए हो जाएगा। सारा खेल है दोस्तों टनेज के ऊपर। मैंने यहाँ पे आगे 25 किलो पकड़ा था, अगर यही दोस्तों मैंने 30 किलो पकड़ा तो और उत्पादन जाएगा, 35 किलो पकड़ा तो और उत्पादन जाएगा। आपको जितना हो सके इसका वजन आना चाहिए, अच्छा एक्सपोर्ट क्वालिटी का करना है, रेसिड्यू फ्री करना है, केमिकल का अंश नहीं रहना चाहिए। तो जो भी आप केमिकल स्प्रे करते हैं उसका रेसिड्यू अंश देखिएगा, अंत के 2-3 महीने में जो भी आप स्प्रे करेंगे वहां पे ध्यान दीजिएगा। तो रेसिड्यू फ्री होना चाहिए। इसकी डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है दोस्तों। मार्केट इसका बहुत ही अच्छा मिल सकता है, पूरे दुनिया भर में आप इसको बेच सकते हैं। एक्सपोर्ट के जो व्यापारी है उनसे कनेक्शन लगा सकते हैं। अगर मैं कहता हूं हम 30 टन यानी कि 30,000 किलो पहली वाली फसल निकालते हैं, इंटू अगर हम 15 रुपए से बेचते हैं तो 4.5 लाख रुपए हो जाएगा। इसमें से 10 महीने में अगर हम 2 लाख रुपए खर्चा करते, नॉर्मली खर्चा दोस्तों 1.5 लाख तक आता है, मैं मैक्सिमम 2 लाख पकड़ता हूं, टोटल हो गया 2.5 लाख रुपए। 1 एकड़ में दोस्तों 2.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आपका 10 महीने में बचेगा। दूसरे फसल में आपको बहुत कम खर्चा है, केवल स्प्रे और न्यूट्रिशन का, बेड तो प्रिपेयर करना नहीं है। तो दूसरे फसल में भी आपको अगर 30,000 किलो आपने निकाला तो 30,000 में फिर से 4.5 लाख रुपए होगा, लेकिन वहां पे केवल 50-60 हजार ही खर्चा हो सकता है आपका। तो वहां पे आपको 4 लाख रुपए बचेगा दोस्तों। तो दूसरे फसल में और बचेगा। मैंने 15 रुपए से रेट पकड़ा है, 5 रुपए भी रेट हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। मार्केट का इसको पकड़ना काफी मुश्किल है, लेकिन उत्पादन अगर आपने कंटिन्यू 2-3 साल अच्छा निकाला तो 2-3 साल में एक बार तो आपका बहुत अच्छा पैसा हो जाएगा। दोस्तों अगर आप गन्ना लगाते हैं तो गन्ना में एकड़ में 1 लाख भी बचता है, या ट्रेडिशनल कोई भी फसल करते हैं तो 50,000 60,000 ही बचता है साल भर में एक क्रॉप में। लेकिन 10 महीने में अगर आपको 2.5 लाख रुपए मिल रहा है, अगर यही आपने 2 एकड़ में किया 5 लाख रुपए आपको बचेगा, 4 एकड़ में किया तो 10 लाख बचेगा। तो आप एकड़ के स्केल में भी जा सकते हैं, पहले 1 एकड़ सीख के, तो एक फिक्स इनकम आपका हो सकता है अगर आपने उत्पादन तगड़ा निकाला तो। लेकिन एक चीज याद रखिए कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि कॉस्ट कटिंग आपने किया, मान लीजिए आपने न्यूट्रिशन प्रॉपर किया सॉइल टेस्टिंग करके, या पत्तियों का पेट्योल किया, पत्तियों का पेट्योल यानी कि जो हरी पत्ती है उसका यहाँ का सेक्शन जो अगर आपने काट के पेट्योल टेस्टिंग यानी कि इस पत्ती को जो है इस सेक्शन को ऊपर से जो नया टिप पत्ती निकलता है, तीसरा चौथा पत्ती का इस वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन ऐसा निकाल के, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे ये पत्ती है ऊपर की है मान लीजिए, इसका ये सेक्शन निकाल के ऐसे में पेट्योल के लिए देता हूँ, तो यहाँ इस पत्ती से पता चलेगा कि इसमें क्या न्यूट्रिशन है, क्या न्यूट्रिशन कमी है, उतना ही अगर हम देंगे तो इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो ऐसे टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो उत्पादन में आपकी बढ़ोतरी होगी। मैंने आपको इस वीडियो में, इस एपिसोड में ड्रिप, न्यूट्रिशन मैंने बताने की कोशिश की, बेसल डोज स्क्रीन पे डाल दिए है। उसके अलावा मैंने डिसीज पेस्ट का हमने जो भी रिसर्च करके निकाला है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां पे जाके भी आप देख सकते हैं। मैंने सब बताया यहाँ पे। खर्चा मिनिमम आपको 2 लाख के अंदर ही रखना है, दूसरे फसल में कम खर्चा होता है, आप तीसरी भी फसल ले सकते हैं अच्छा मैनेजमेंट है तो। जो पत्ते निकलते हैं बीच में डालना है। तो ये भी सारा हमारा कंक्लूजन यहाँ पे हो चुका है। ये एपिसोड को हम यहीं पे अब खत्म करते हैं। आपको फिर भी केले के बारे में क्या लगता है मुझे बताइए, क्या केले के ऊपर हमें कोर्स बनाना चाहिए क्या 4-5 घंटे का? ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इस कैश क्रॉप सीरीज को ना हर किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों। और मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक कैश क्रॉप की खेती करते रहिए और पैसा कमाते रहिए।